नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय विचारों का आदान प्रदान भाषा के बारे में सीखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भाव और बातें दूसरों तक पहुँचाते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम यह भी समझेंगे कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। अध्याय 1 विचारों का आदान प्रदान। भाषा भाषा क्या होता है? अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका। भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरों को बता पाते हैं, दूसरों के सुन पाते हैं। अब इसमें टीचर हैं, अध्यापक हैं और सामने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी पूछता है, पहले लिखी हुई है टीचर की लाइन, लेकिन पहले विद्यार्थी पूछता है टीचर से, अध्यापक से, श्रीमान आकाश में कितने तारे हैं? तो वो बोलते हैं, सर अध्यापक, मेहुल आकाश में असंख्य तारे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में आपने देखा कक्षा में विद्यार्थी अपने अध्यापक जी से पूछ रहा है, आकाश में कितने तारे हैं? यह बात सुनकर अध्यापक ने बताया, मेहुल आकाश में असंख्य तारे हैं। अध्यापक की बात सुनकर मेहुल समझ गया कि आकाश में कितने तारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, उन्हें गिन नहीं सकते, असंख्य का मतलब। दूसरा चित्र, ये शिवानी क्लॉथ हाउस कपड़े की दुकान है। हमारे यहाँ स्कूल की ड्रेस और रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। ये ड्रेस उस पर लिखा हुआ है दुकान पर। बच्चा अपनी मम्मी के साथ बाजार से कपड़ा खरीदने गया। दोनों ने लिखा देखा शिवानी क्लॉथ हाउस, तो वे समझ गए कि यह कपड़े की दुकान है। मतलब लिखे हुए से उनको लगा कि भाई यहाँ कपड़े मिलेंगे, यहाँ बच्चे की ड्रेस मिल जाएगी, और वे दुकान में चले गए। उसमें लिखा भी है कि यहाँ स्कूल की ड्रेस और रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। उपयुक्त दोनों चित्रों में आपने देखा कि हमने बोलकर, सुनकर या लिखा हुआ देखकर एक दूसरे की बात आसानी से समझी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी बात ध्वनियों व संकेतों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब पशु पक्षी भी एक दूसरे से कुछ कहते हैं, बल्कि हमसे भी कुछ कहने का प्रयास करते हैं। जैसे कुत्ता कभी पूंछ हिलाता है, कू कू की आवाज़ करता है, तो वो भी अपना एक हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपने बात। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी मैं मैं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, किंतु इनके पास इन ध्वनियों को प्रकट करने की कुछ उचित व्यवस्था नहीं है। कुत्ते का चित्र बन रहा है, भौं भौं, मैं म्याऊं म्याऊं। फिर इंसान ने पूछा, तुम कैसे हो? कक्षा में अध्यापिका अपनी उंगली मुंह पर रखकर बच्चों को चुप रहने का इशारा कर रही हैं। बच्चे उनका संकेत समझकर चुप हो जाते हैं। संकेतों के विभिन्न रूपों को भाषा नहीं कहते, अतः यह स्पष्ट होता है कि जो संकेत हैं ये भाषा नहीं कहलाते, लेकिन यह है कि पता चल जाता है। इनका एक प्रॉब्लम ये भी रहती है संकेतों की, कि जरूरी नहीं वही अर्थ हम समझे जो सामने वाला समझाना चाह रहा है, तो इसलिए भी इनको भाषा की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अतः स्पष्ट होता है कि जो लिखा जाता है और बोला जा सकता है वही भाषा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाथ व सीटी के संकेतों द्वारा अपनी बात कहता है। कभी कभी क्या करता है, जैसे हाथ से करेगा, कभी कभी बहुत तेज सीटी बजा देगा, तो जो एकदम फिर सोचेंगे सबकी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। तो या फिर रेलवे गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का संकेत देता है। इन सब संकेतों को हम भली भांति समझते हैं और उनके माध्यम से कही गई बात का पालन भी करते हैं। तो इस प्रकार के संकेतों द्वारा बनी भाषा का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे बातचीत करना, कविता पाठ, रेडियो सुनना आदि, ये सब मौखिक में है। लिखित भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, व्हाट्सएप करना, मैसेज लिखते हैं ना, ईमेल भेजना। लिखित भाषा की आवश्यकता। आज के इस युग में लिखित भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह दिन प्रतिदिन होने वाली नई नई खोजों को स्थिरता प्रदान करती है। मतलब जो कभी आज से 50 साल पहले हुआ उसको हमें आज कैसे पता चलेगा, उसका कोई लिखित अपने पास रिकॉर्ड होगा तो ही पता चलेगा। तो इसलिए लिखित भाषा का बहुत महत्व है। जो आज नई नई खोज हो रही हैं उनका और आगे आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा। हमारा प्राचीन साहित्य और इतिहास भी भाषा के लिखित स्वरूप के कारण ही सुरक्षित रह सका है। जो पहले समय हुआ, जो इतिहास में हमने पढ़ा, ऐतिहासिक बातें हैं, वो लिखने के कारण ही सुरक्षित रह पाई हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए जिससे हमें पता चला रामायण के समय में क्या हुआ, महाभारत के समय में क्या हुआ। अतः विचारों को स्थिरता प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र स्तर पर भाषाओं के प्रकार। मातृभाषा, बच्चा माता पिता से सीखता है। बिल्कुल जब वो घर में होता है, अपने जहाँ उसका जन्म होता है, जिस माहौल में, वहाँ की जो भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा, राजकाज या कार्यालयीय भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। जो सरकारी कार्यों में, कार्यालयों में जो भाषा यूज़ होती है वो राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, संपूर्ण राष्ट्र में बोली, पढ़ी व लिखी जाने वाली भाषा। जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वो भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। सरकारी कार्य तो उसमें होते हैं, कार्यालयों में तो चलती है हिंदी, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा अभी नहीं बनाया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संपूर्ण विश्व में पढ़ी लिखी व बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मतलब जो भाषा पूरे विश्व में पढ़ी लिखी व बोली जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब यदि हम किसी दूसरे देश में गए हैं और उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है, हमारी उनको समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो भी हमसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम भी, तो इसलिए इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। लिपि, मौखिक भाषा ध्वनियों द्वारा बोली जाती है तथा लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ न कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपि। हमारे देश में आधिकारिक रूप से लगभग 22 भाषाएं लिखी और बोली जाती हैं, जिनमें कुछ भाषाएं निम्नलिखित हैं। हिंदी, जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत देवनागरी। बंगला बंगाली। गुजराती देवनागरी। असमिया देवनागरी लिपि है। उसके अलावा मराठी की देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। उर्दू की फारसी। तमिल की तमिल। व्याकरण, लड़के खेल रहे हैं, पंछी उड़ रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्य अशुद्ध हैं। पहले चित्र में एक लड़का है, अतः लड़का खेल रहा है होना चाहिए, शुद्ध वाक्य होगा। तथा दूसरे चित्र में एक से अधिक पंछी हैं, अतः पंछी उड़ रहे हैं, यह शुद्ध वाक्य होगा। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के व्याकरण का उचित ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। हिंदी हमारी राजभाषा है। बच्चों, यह अध्याय आपकी बोलने, लिखने और समझने की क्षमता को और बेहतर बनाएगा। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।